सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज प्रायुष। इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जी मेंस केमिस्ट्री। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर एक चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना, है ना। कभी कभी हमारा सीन बनता है कि हम सोचते हैं भाई पूरा चैप्टर छोड़ दें, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग द होल चैप्टर, आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कर लो जिनसे यार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, है ना। दूसरी चीज यार, अब पूछोगे भी किस टाइप के एस्पिरेंट के लिए वीडियो यूजफुल है, तो मैंने दो ब्रॉड कैटेगरीज में एस्पिरेंट को डिवाइड कर रखा है ना। पहले यार वो होते हैं जिनका अच्छे से सिलेबस हो रखा है इस वक्त तक, है ना, जिन्होंने अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जिनका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया हो, है ना। दूसरे टाइप के यार वो हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, या फिर जिन्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी प्रिपरेशन पे, है ना। तो दोनों ही टाइप के एस्पिरेंट के लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। पूछोगे वो कैसे? जो पहले टाइप के एस्पिरेंट है वो क्या कर सकते हैं यार, जो भी टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उन पे बहुत अच्छे से ग्रिप बना ले, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक से उनका छूटे ना, है ना। और जो दूसरे टाइप के एस्पिरेंट है उन्हें भाई कम समय में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, है ना। वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो वो लोग क्या करें कि भाई इन टॉपिक्स पर फोकस करें, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें, तो भी वो अच्छा खासा सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो, पूरा सिलेबस करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट इन टॉपिक्स पे फोकस करोगे तुम अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। और जो मैंने बुक यूज की है इस वीडियो को बनाने के लिए, जो रेफरेंस के लिए मैंने बुक यूज की है वो आपकी है दिशा की 71 जे मेन केमिस्ट्री, है ना। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ना। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको खरीदनी है बुक। बट यार मैं इसका एक रिव्यू भी बनाने वाला हूँ इस बुक का, है ना, पूरे पीसीएम सेट का, कि भाई क्या हमें बुक सॉल्व करनी चाहिए या फिर हमें 42 43 ईयर्स वाली जो बुक आती है वो सॉल्व करनी चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैवंट डन टिल येट, है ना। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यार जो नेमिंग की है ना चैप्टर्स की, वो की है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, ताकि यार बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। मैंने जितनी भी सारे मतलब मैक्सिमम एनसीईआरटी से मेल खाएंगे, है ना, चैप्टर्स के नेम। तो पहला जो चैप्टर है यार हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देखो, उसमें मैंने लिखा है ऑल बेसिक एंड शॉर्टकट फॉर्मूलाज, ठीक है। अब ये चीज़ तुम्हें हर एक चैप्टर के लिए करनी है ना। जितने भी फॉर्मूला हैं वो सब तुम्हें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, है ना। इसमें तो मैंने लिख दिया, बट हर चैप्टर में मैं नहीं लिखूंगा। अगर तुम कोई चैप्टर छोड़ भी रहे हो तो तुम उसके फॉर्मूलाज तो याद करके जाना, और उन फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए हर एक चैप्टर के लिए। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ना, बेसिक फॉर्मूलाज तो भी ये समझ में आ रहे हैं। शॉर्टकट फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ठीक है। तो यार कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज होते हैं इसमें, है ना। अगर तुम मेरे नोट्स देखोगे ना, स्टोशियोमेट्री 1 का नाम से शॉर्ट नोट्स जो मैंने डाल रखे हैं, उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे यार आपका मोलैलिटी और मोलैरिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर डेंसिटी आपको पता रहती है ना, तो वो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है ना। वो जनरल फॉर्मूला नहीं है, वो मतलब एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा शॉर्टकट फॉर्मूला यार ये 10xd/m0, डायरेक्ट तुम्हें मोलैरिटी मिल जाएगी अगर तुम्हें परसेंटेज दे रखा है ना। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिन्हें मैं शॉर्टकट फॉर्मूलाज कहता हूँ। तो ये सारे तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए इस चैप्टर के बारे में, है ना। अगली चीज़ यार कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, क्योंकि यार ये बहुत जगह और भी यूज़ हो जाता है ना, रिडॉक्स में भी यूज़ हो जाता है, बहुत जगह यूज़ हो जाता है ये चीज़, है ना। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, है ना। कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे अगर तुम कोई अच्छा लेक्चर देखोगे ना। 2 घंटे में तुम्हारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये, और मतलब बहुत जगह काम आएगा, है ना। लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट है। लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट अगर तुम मेरे नोट्स देखोगे ना, जो मैंने शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, उन्हें जब तुम देखोगे तो मैंने लिमिटिंग रीजन फाइंड करने की एक ट्रिक बता रखी है ना। उस ट्रिक से तुम करोगे तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा लिमिटिंग रीजन, है ना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने लिखा है, तुम सर्च भी कर लोगे ना, ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रीजन, तुम्हें आराम से वीडियो मिल जाएगी उस टॉपिक पर। तो लिमिटिंग रीजन वाली ट्रिक तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना। तुम तुरंत ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। तो हमने यहाँ पे पहला चैप्टर तो अपना खत्म कर दिया, है ना, जो पहला अपना चैप्टर था। कि इसमें यार देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएगा, पर 100% नहीं है कि इन्हीं 3 से आएगा। मैक्सिमम है 70 to 80% चांसेस है कि जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से वो इन्हीं 3 टॉपिक से आएगा, है ना। इसे ये मत एज्यूम कर लेना कि 100% है भाई। अगले चैप्टर पे चलते हैं यार, अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसके हिसाब से देखो यार इसमें मात्र 14 क्वेश्चन आए 16 शिफ्ट में, है ना। ये तुम सोच रहे हो कि क्या लिखा है, ये लिखा है यार 14 क्वेश्चन आए 16 शिफ्ट में, है ना। इसी साल के मैंने एनालिसिस किया, मैंने यार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर नहीं उठाए हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो पिछले साल 30 क्वेश्चन आते थे पर सब्जेक्ट, इस साल मात्र 25 क्वेश्चन है। तो कुछ चैप्टर तो होंगे ऐसे जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा इस बार में, है ना। तो उसी वजह से यार मैंने केवल इसी साल के एनालिसिस की है, पिछले साल के एनालिसिस नहीं की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब यार इसमें ये टॉपिक्स हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तीसरा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लिटरली कह रहा हूँ बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से मैंने बहुत मुश्किल से टॉपिक्स फाइंड किए, है ना। अब तुम मेरे अगर शॉर्ट नोट्स को रेफर कर रहे हो, है ना, तो उसमें देखोगे तुम कि पहला पेज उतना यूज़फुल नहीं है ना, ठीक है। दूसरे पेज से हमारे काम की चीज़ें शुरू होती हैं, है ना। ये फॉर्मूले तो तुम कर रहे हो ना, फॉर्मूले तुम हर चैप्टर के कर रहे हो, है ना। उसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि भाई ये फॉर्मूला अभी देख लेना, है ना। ये फॉर्मूले तो तुम्हें करने ही हैं, ठीक है। हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, इसके जितने भी फॉर्मूला हैं, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जितने भी ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ, ये जितने भी टाइप के ग्राफ हैं वो सारे हमें पता होने चाहिए, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो
ये और अगली चीज़ यार आपकी एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक एमिशन एक एड्जॉर्प्शन, बट ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे काम की चीज़ यार ये जो सीरीज़ बनती है लेमिन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्पी, ये सीरीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। और बाकी यार वेवलेंथ वाली बात हो गई, ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, इसका बहुत यूज़ होता है ना। तो यार जो अगला टॉपिक है वो है अपना बोर्स मॉडल, ठीक है। तो बोर्स मॉडल में जितने भी इसके फॉर्मूले हैं ना, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी है ना, वो सारे फॉर्मूले हमें पता नहीं चाहिए। टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्लस यार थोड़ी बहुत थ्योरी भी देख लेना बोर्स मॉडल की, क्या उसके ड्रॉबैक थे है ना, क्या उसकी थ्योरी थी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक कौन सा, क्वांटम मॉडल, ठीक है। तो क्वांटम मॉडल में यार जितने भी आपका ये सीन मैं दिखाता हूँ, क्वांटम, ये रही आपकी क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो जितने भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और ये आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है ना, किसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कितने नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं इन शेल, है ना, ये सारी चीज़ें, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सब शेल में, ये छोटी छोटी चीज़ें जो पूछ ली जाती है ना। अगली चीज़ पे चलते हैं यार, ठीक है। अगला टॉपिक है रूल्स टू फिल इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं पता है किन रूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इन रूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बोर्सबरी रूल, अफबाउ रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, इन सारे रूल्स की बात कर रहा हूँ। ये रूल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है कि कौन सा इसमें से फॉलो नहीं कर रहा, कौन सा फॉलो कर रहा है ना। अगला है नोट्स का फॉर्मूला, ठीक है। नोट्स का फॉर्मूला ऑल्दो मैंने कुछ चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, बट फॉर्मूलाज तो तुम्हें सारे करने हैं, ठीक है। नोट्स फॉर्मूला यार, जैसे आपके रेडियल नोट का फॉर्मूला ये होता है, एंगुलर नोट का फॉर्मूला ये होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, है ना। अब ग्राफ एक बार देख लेना, है ना, याद नहीं रहे कोई बात नहीं, बट एक बार देख लेना ग्राफ का ट्रेंड कैसा रहता है ना। तो ये रहा आपका इस पूरे चैप्टर का हिसाब किताब, इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। चलो यार अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले चैप्टर पे चलते हैं, है ना। अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि अपना पीरियोडिसिटी। अब देखो यार पीरियोडिसिटी एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें उसके क्वेश्चन देखो कितने आए हैं, 18 क्वेश्चन आए 16 शिफ्ट में, ठीक है। 18 क्वेश्चन 16 शिफ्ट में, मात्र 16 शिफ्ट में 18 क्वेश्चन, है ना। एक छोटा सा चैप्टर और इतना सब हमें देके जा रहा है, तो भाई पूरा चैप्टर करना, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो ये दो टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, है ना। और नॉमेनक्लेचर की मैं यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक लिखा है ना, वो पता है कौन सा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर वाला, वो है आपका एटॉमिक्स पर, ये रहा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, जीरो को हम निल कहते हैं, 1 को अन, 2 को बाय, इस वाले नॉमेनक्लेचर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। ये वाला नॉमेनक्लेचर है जो कि जिसको यार अच्छे से कर लेना। बट यार अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत आसान चैप्टर है, तो पूरा ही करना है ना। इस पर ये मत सोचना कि भाई ये पीरियोडिसिटी क्या नहीं है, ठीक है। जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, और नॉमेनक्लेचर, है ना, ये इसके मेन टॉपिक है। बल्कि मैं तो रिकमेंड करूँगा पूरा चैप्टर करना अच्छे से, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास टाइम की किल्लत है तो तुम इन दोनों टॉपिक से भी काम चला सकते हो। अगला चैप्टर यार केमिकल बॉन्डिंग। अगेन देखो यार केमिकल बॉन्डिंग कितना मतलब कठिन चैप्टर है, और उससे मात्र 11 क्वेश्चन आए 16 शिफ्ट में, और ये कितना आसान चैप्टर है जिससे 18 क्वेश्चन आए 16 शिफ्ट में, है ना। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या तो तुम केमिकल बॉन्डिंग तुम कर सकते हो, या फिर तुम पीरियोडिसिटी कर सकते हो। तो तुम किसे चूज करोगे? ऑफ कोर्स ही बात है यार तुम पीरियोडिसिटी को चूज करोगे, है ना। ये तो नहीं सोचोगे नहीं भाई केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, हम वही करेंगे, है ना। ये मत सोचना कभी, है ना। यही होता है स्मार्ट वर्क, है ना। अगर हमारे पास दो चैप्टर के बीच का ऑप्शन है तो हम पीरियोडिसिटी करके जाएंगे, है ना। हम केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आपको बता रखी है ना। अब केमिकल बॉन्डिंग में भी यार इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ठीक है। फाइंडिंग हाइब्रिडेशन, शेप एंड ज्योमेट्री, स्टीरिक नंबर की एक ट्रिक होती है, अगर तुम सर्च करोगे वो भी तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगी, है ना। अगर तुम मेरे नोट्स को रेफर कर रहे हो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, है ना। ये रही मेथड टू फाइंड, मैं लिटरली कह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग के लिए ये 2 पेज पढ़ के गया था अपने, है ना। अपने शॉर्ट नोट्स भी मेरे भी 3-4 पेज के हैं, ठीक है। बट ये 2 पेज ही मैक्सिमम काम कर देते हैं आपका, है ना। मैं बताता हूँ मैं क्या किन किन चीज़ की बात करूँ। तो पहला यार आपका हो गया फाइंडिंग हाइब्रिडेशन, शेप एंड ज्योमेट्री, है ना। स्टीरिक नंबर वाली ट्रिक होती है, अगर वो आपको पता चल गई डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे, है ना। जिसमें आपको शेप पूछी जाती है, जिसमें लोन पेयर पूछे जाते हैं, जिसमें ज्योमेट्री पूछी जाती है, जिसमें हाइब्रिडेशन पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। वो ट्रिक एक बार देख लेना, है ना। अगली चीज आती है MOT, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो मैंने यार इतने अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखी, एक बार तुम कोई वीडियो देख लोगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए, तुम्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए बाय यूजिंग MOT, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो तुम बड़े आराम से सर्च कर लोगे तो मिल जाएंगी तुम्हें चीज़ें, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में यार ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन आएगा, है ना। अब अगला आता है इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम में 2 हैं, एक आयनिक है एक केमिकल है। आयनिक यार बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत मतलब कठिन माना जाता है ना। तो उसके लिए मैं कहूँगा यार उसके जितने भी फॉर्मूला है वो रट लो, है ना। लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जब तुम्हें एकदम टाइम वाइम नहीं है तब की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रट के ही जा रहे हैं हम, भैया ने बोला रटेंगे ही, है ना। टाइम है तो भाई अच्छे से समझो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो अपने दिमाग में। बट अगर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है तो तुम यार एटलीस्ट उसके फॉर्मूलाज तो याद करके जाओ,
उसके फॉर्मूलाज और उनको अप्लाई कैसे करना है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्मूला तो सभी रट लेते हैं बट अप्लाई करना नहीं सीखते ना, तो एक दो क्वेश्चन कर लो PYQ से, तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा भाई इस फॉर्मूले को हमें ऐसे अप्लाई करना है। अगली चीज़ आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मतलब है भैया, ये आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम से है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मेरा मतलब यार ये है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, कि अगर मैं उसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ रिएक्शन को तो क्या हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ली चटली प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो अब इतना नहीं पूछा जाता पर पहले बहुत पूछा जाता था, ठीक है, तो कर लेना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। और यार जितने भी फॉर्मूला तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ तुम करोगे ये सारे चैप्टर के, है ना। जैसे इस चैप्टर का फॉर्मूला KP = KC RT पावर डेल्टा NG, है ना, ये छोटे मोटे फॉर्मूले तो करने ही हैं हर चैप्टर के, है ना, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ अब अगले चैप्टर पे चलते हैं यार अपने, ठीक है। हाइड्रोजन भाई पूरा करके जाओ, है ना, पूरा रट लो। ये मत सोचो कि भाई इससे 12 क्वेश्चन, भाई 12 क्वेश्चन बहुत लल्लू क्वेश्चन आते हैं यार हाइड्रोजन से, है ना, तो पूरा रट के जाना, हमें अच्छे से रट के जाना है ना। एंटी कैन आस्क एनीथिंग इवन द यूजेस ऑफ कंपाउंड, तो यूजेस भी जो होते हैं ना कि H2O का यूज क्या है, H2O2 का यूज क्या होता है, वो सब भी रट लेना है ना, पूरी NCERT रट लेना। अगर तुम मेरे शॉर्ट नोट्स देखोगे तो मैंने शॉर्ट नोट्स इसके अच्छे वाले डाल रखे हैं ना, अच्छे से एडिट करके डाल रखे हैं, ये रहे, कहाँ गए, ये रहे हाइड्रोजन के, है ना, तो तुम उन्हें भी रेफर कर सकते हो। NCERT से ही मैंने बनाया, तुम भी NCERT से बना सकते हो, है ना। ये तो रहा है हाइड्रोजन का सीन, कर लेना। इनऑर्गेनिक के तो यार मैं सारे चैप्टर्स के लिए ही चीज़ कहूँगा कि भाई रट लो, पूरा A to Z रट लो। इस बार भाई सितंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक पे फोकस किया गया है और मैक्सिमम पार्ट यार इनऑर्गेनिक का NCERT से आता है। 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT से होते हैं, प्योरली NCERT से, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ठीक है। तो NCERT रट लो भाई, इनऑर्गेनिक के लिए तो एकदम रट लो पूरी A to Z। अब यार अब आते हैं जो 11th क्लास का आपका S ब्लॉक है एंड P ब्लॉक है ना। P ब्लॉक का 11th क्लास का जो है उसके बारे में बात करते हैं ना। तो यार NTA ने पिछले साल इस P ब्लॉक से जो 11th का है उससे 17 क्वेश्चन पूछे थे 16 शिफ्ट में। इस साल कितने पूछे हैं, मात्र 1 क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने कहा था ना कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिन्हें NTA इस बार छोड़ देगा, है ना, तो उनमें से यार ये चैप्टर एक है ना। P ब्लॉक में आपका जो बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली है ना। बोरॉन फैमिली एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट यहाँ उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम्हें दिख रही है। 1 क्वेश्चन पूछा गया है 16 शिफ्टों में, है ना। तो तुम देख सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। S ब्लॉक में यार प्रायोरिटी थोड़ी सी घटी है बट स्टिल यार प्रायोरिटी है। S ब्लॉक आसान चैप्टर कर लेना, है ना, S ब्लॉक पूरा कर लेना, कोई इतना बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इनऑर्गेनिक में पूरा ही करना है भाई, इनऑर्गेनिक को छोड़ना नहीं है। इनऑर्गेनिक हम पूरी NCERT से चाट के जाएंगे, पूरी रट लेंगे A to Z। अब आते हैं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले वही अपना बेसिक प्रिंसिपल वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें यार मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन दे रखे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस NCERT से, है ना, बाहर से नहीं करने तुम्हें। कहीं तुम सोच रहे हो बाहर से करने, ऐसा नहीं है, NCERT के मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, तुम सर्च करना नोट्स में तुम्हें मिल जाएंगे, है ना। एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस NCERT से, बाहर का नहीं, बाहर का एडवांस में पूछा जाता है। जो NCERT में तुम पहला चैप्टर देखोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक नाम के एक चैप्टर होगा NCERT में, उसमें तुम खोल के देखना मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस NCERT स्पेसिफिक, है ना। जो NCERT में केवल हमें वही करना है। और एसिडिटी बेसिसिटी, ये चीज़ें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि एसिडिटी बेसिसिटी क्या होती है। और नॉमेनक्लेचर तो यार बेसिक पता रखो, एडवांस लेवल तक हमें नहीं जाना, है ना। स्पाइरो, बाइसाइक्लो, ये इन सब कंपाउंड्स के नहीं, बेसिक सिंपल कंपाउंड्स के हमें आने चाहिए नॉमेनक्लेचर, दैट्स इट। उतना ही पूछा जाता है मेंस में, बहुत एडवांस नहीं पूछा जाता। मेंस के PYQ एक बार देख लेना कि भाई किस टाइप का नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा, तुम्हें एकदम आइडिया लग जाएगा कि भाई अच्छा इतने आसान पूछे जाते हैं तो मैं इसी हिसाब से अपनी तैयारी करूंगा, है ना। तो नॉमेनक्लेचर कर लेना, है ना, क्योंकि बहुत जगह काम आने वाला है वो। और ये रहे अपने शॉर्ट नोट जो मैं दिखा रहा था एनालिसिस वाले, है ना। इसमें मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है, उनके एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं ना। इस चीज को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इस चीज में हम क्या यूज कर सकते हैं, यही पूछा जाता है ना। तो देख लेना सारे एग्जांपल अच्छे से, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यार देखो, क्वांटिटेटिव में यार आपका केजल-दहाल जो भी होता है, जौन सा भी मेथड होता है, जेल-दहाल, केजल-दहाल जो भी होता है, वही मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। और कभी कभार डूमास मेथड भी पूछा जाता है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड है जिनके आपके जिनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। और थोड़ा बहुत एक बार वीडियो देख लेना इनकी कि होते कैसे हैं रिएक्शन, है ना, ताकि तब तुम्हें एकदम एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूला आया कैसे, है ना। फॉर्मूला तो रट लेना एकदम अच्छे से, फॉर्मूला रट लेना कि क्या चीज़ है और कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूले को, है ना। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में यार लजिग्नेस टेस्ट जो भी है, ठीक है, उसकी ही मतलब मेन बात उसी की जाती है। और उसके लिए मैंने ट्रिक व्रिक भी बना रखी है, देख लेना, है ना, कि कैसे याद करना है कैसे नहीं याद करना, है ना। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर भी हमारा हो गया अच्छे से। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं यार, ठीक है। GOC, ठीक है, GOC। अब यार GOC में अगेन मैंने नॉमेनक्लेचर लिख ही रखा है ना। नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है यार, GOC नॉमेनक्लेचर कर लेना, है ना। बेसिक लेवल का करना है, एडवांस लेवल का नहीं, बेसिक लेवल का कर लेना, ताकि यार तुम्हारा अच्छे से मतलब
क्वेश्चन बन जाए, है ना, इजी आता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर कठिन नहीं आता, ठीक है। अब ये चीज है यार, ऑल रिएजेंट एंड कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना। तुम अगर मेरे ऑर्गेनिक के नोट्स खोलोगे ना, ऑर्गेनिक के नोट्स, ऑर्गेनिक अनएडिटेड नोट्स खोलोगे तो तुम्हें मिल जाएगा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। यहाँ पे मैंने जितने भी कैटलिस्ट के जितने भी रिएजेंट होते हैं ना, मैंने ऑलमोस्ट सारे लिख रखे हैं, ऑल्दो कुछ नीचे भी मिलेंगे, है ना, कुछ नीचे जब तुम नोट्स को सर्च करोगे तो बाकी और जो बच गए वो वहां पे मिल जाएंगे, पर मैक्सिमम मैंने यहीं पे लिख रखे हैं ना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इनका क्या फंक्शन होता है, किसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, हर एक चीज लिख रखी है मैंने, है ना। तो इन्हें अच्छे से रट लेना, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगली चीज क्या है, मार्कोवनिको एंटी मार्कोवनिको, एक वीडियो देख लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसी के यार दो रिएक्शन है, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, कुछ रिएक्शंस हैं जो किसी में आती हैं, मार्कोवनिको एंड एंटी मार्कोवनिको में ही आती हैं, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं यार। आइसोमेरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यार आइसोमेरिज्म तुम करने बैठ जाओगे ना तो बहुत एक्सटेंड तक जा सकते हो, है ना। अगेन आइसोमेरिज्म में बेसिक पता होना चाहिए कि यार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें ज्यादा डीप में नहीं घुसना, हमें सिंपल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तो हम आराम से हमारा क्वेश्चन तो निकल जाएगा, मेंस का तो एटलीस्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगली चीज है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, है ना। ये अगर आपने अच्छे से क्लियर कर ली, SN1 एंड SN2 एंड E1 एंड E2, अगर ये चारों रिएक्शन आपने अच्छे से ग्रिप बना ली ना इन पे, मैं कह रहा हूं आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। ये ही रिएक्शन फॉर्म करती हैं यार बेस आपका पूरा ऑर्गेनिक का। तो प्लीज यार ये रिएक्शंस अच्छे से कर लेना, है ना, तभी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम ऑर्गेनिक में कुछ हाथ पैर मारने लायक हो गए अच्छे से, है ना। तो प्लीज यार ये रिएक्शंस अच्छे से करके जाना। अगला आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो यार देखो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री छोड़ के मत जाना, ठीक है, लिटरली कह रहा हूँ छोड़ के मत जाना। 50% चांसेस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, 50-50 चांसेस है, बट मैं कह रहा हूँ छोड़ के मत जाना, है ना। मेरे बहुत सारे दोस्त छोड़ के गए थे इस चैप्टर को, आई डोंट नो व्हाई, बट प्लीज तुम मत छोड़ के जाना। अगर तुम्हें छोड़ना भी है ना तो एटलीस्ट ये चीज करके जाना, है ना। टाइप ऑफ स्मॉग की कितने टाइप की स्मॉग होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार अपने नोट्स मैं किसकी, देखो ये रहे, ठीक है। जो मैं किसकी बात कर रहा था, स्मॉग यार 2 टाइप की होती है, क्लासिकल और एक आपकी फोटोकेमिकल, ये 2 तो करके जाना, है ना। और अगली चीज जो मैं है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, है ना, कि आयरन की कितनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होनी चाहिए पानी में, है ना। हमारे पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी मैक्सिमम हो सकती है, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, है ना। और आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी मैक्सिमम हो सकती है, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, कितनी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करके जानी है ना। अगर आप छोड़ने की सोच रहे हो इस चैप्टर को, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा इस चैप्टर को छोड़ दो, क्योंकि यार ये हलवा है, लड्डू है, एक तरह से लड्डू मिल रहा है। अगर आपका लक अच्छा रहा डेफिनेटली आपके शिफ्ट में आएगा इसका क्वेश्चन, और छोड़ के मत जाना, है ना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आता है। चलो यार अगले चैप्टर पे चलते हैं हम, ठीक है। सॉलिड स्टेट, यार सॉलिड स्टेट पे लास्ट ईयर इससे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस साल 6 क्वेश्चन पूछे गए। अगेन यार ये एक वैसा ही चैप्टर है जिसपे एनटी ने इस बार कम फोकस डाला है। अगर आपके पास टाइम है तो कर लो, अदरवाइज यार मैं कहूंगा कि अगर आप छोड़ना चाहते हो सॉलिड स्टेट छोड़ दो, बट ये चीज कर लेना, है ना, कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, FCC, BCC, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि SCC, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, Z इफेक्टिव क्या है इसका, है ना, कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीजें हैं वो पता करके जाना, है ना, दैट्स इट। चलो अगले पे चल रहे हैं। सॉल्यूशन में यार अगेन इजी क्वेश्चन आता है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता, और बहुत ही मतलब हलवा टाइप का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से भी, है ना। तो अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं। लेट मी शो यू कि कहाँ गए, ये रहा, ठीक है। तो देखो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ये सारी करके जाना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। इनके जितने फॉर्मूलेज हैं ये वाले फॉर्मूले, है ना, बाकी इनके ग्राफ देख के जाना, है ना। और दूसरी चीज मैंने इसमें लिखी है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद एग्जांपल, है ना। यहाँ पे तुम्हें आइडियल सॉल्यूशन दिख जाएंगे, यहाँ पे तुम्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन दिख जाएंगे, है ना। इसमें पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनके एग्जांपल से याद कर लेना, है ना। ऑल्दो बहुत सारे मैंने लिख रखे हैं, बट तुम देखोगे इसमें एक सीक्वेंस है ना, एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक अगर तुम सीक्वेंस देख लोगे तुम्हें बड़े आराम से याद हो जाएंगे, है ना। और नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के सारे एग्जाम्पल देख लेना, है ना। मैक्सिमम चांस है कि यार क्वेश्चन इन्हीं 2 में घूमता रहता है ना। अगर तुमने फॉर्मूले सारे याद कर रखे हैं ना और इनके एग्जांपल, तो तुम मान के चलो जो भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारी रेंज में ही आएगा, है ना, बाहर नहीं आ जाएगा इसके। अगले टॉपिक पर चलते हैं यार अपने, है ना, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अगेन यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक भारी भरकम चैप्टर है, और यहाँ पे ठीक है अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो हम लोग यार एटलीस्ट ये चीज तो करके जाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, है ना, 2 टाइप के सेल होते हैं आपके, एक इलेक्ट्रोलिटिक होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। लेट मी टेल यू, देखो यार ये रहे मेरे नोट्स, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है ना।
रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ना, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है ना, कौन सी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, कौन सी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगली चीज यार आपका नर्ड्स इक्वेशन है, नर्ड्स इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्ड्स इक्वेशन और ये दो इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है। अगली चीज क्या थी आपकी, नर्ड्स इक्वेशन, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, है ना, ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कहाँ पे मिलेगा, ये रहा हमारा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी और आपका कंडक्टेंस, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप नहीं छोड़ना, अफोर्ड कर सकते हैं ना। दैट्स इट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी यार टाइम है तो हर चीज़ करो, मैं मना नहीं कर रहा, बट टाइम की किल्लत है, टाइम की कमी है, आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मत समझ लेना कि भैया केवल इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है भाई, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, बट हमने मोस्ट प्रोबेबल की बात की यहाँ पे कि भाई हाँ मैक्सिमम चांसेस है कि इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा, है ना। अगली चीज आती है यार आपका केमिकल काइनेटिक्स। अगेन यार एक अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बट यार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देके जा रहा है आपका, है ना। तो इसमें भी यार अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हो तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए अच्छे से, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए, हर एक रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। अगली चीज़ यार जो है वो है आपका कि जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें, है ना। और इनके शॉर्टकट 2-3 शॉर्टकट होते हैं जिससे आप यार जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। दैट्स इट, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यार वो आपका अरीनियस इक्वेशन, है ना। ये अरीनियस इक्वेशन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये k = a × e⁻⁻⁸ है ना, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी यार इसमें ज़्यादा मतलब टाइम है तो हर चीज़ कर सको, टाइम लिमिटेड है तो इन 3 टॉपिक पर ही फोकस करो। अब आते हैं यार सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री यार बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये रहा अपने सरफेस केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। तो यार डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है ना, और टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है ना, फिजिकल और केमिकल, है ना, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यार इस चैप्टर में वो है आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ऑल्दो इससे क्वेश्चन कम ही आता है, बट आता है तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी पार्ट से आता है ना, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, है ना, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है असल में। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया, उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन इनकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। डिस्पर्स्ड, कौन सा मीडियम है, कौन सा फेज है ना, कौन सा इसमें उसका फिर कॉमन नेम क्या है, ये चीज़, ये टेबल यार इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस टेबल से ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा। ये एनसीईआरटी की टेबल मैंने बना रखी है, एनसीईआरटी में मिल जाएगी तुम्हें एज इट इज़। तो इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो कर लेना इस टेबल को अच्छे से। और बाकी यार इसके फॉर्मेशन देख लेना, कोलाइडल सॉल्यूशन बनते कैसे हैं, ठीक है। दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली चीज़ पे चलते हैं यार अब, ठीक है। मेटलर्जी हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट स्टिल यार इट इज़ वर्ती चैप्टर, है ना, इसे छोड़ नहीं सकते। बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, अगर आपकी लक अच्छी रही डेफिनेटली बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। और मैं तो कह रहा हूँ पूरा चैप्टर रट लेना अच्छे से, है ना। ऐसा इसमें कुछ नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, कहीं से भी एनटी पूछ लेता है ऐसे चैप्टरों में, है ना। तो अच्छे से पूरे चैप्टर को रट लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं यार। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यार आपका देखो जो क्लास 11th वाला पी ब्लॉक था उससे मात्र 1 क्वेश्चन आया है, और क्लास 12th वाले पी ब्लॉक से 16 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मतलब हर शिफ्ट में मान के चलो एवरेज 1 क्वेश्चन देके जा रहा है ना। अब उसमें भी यार हम रिकमेंडेड तो यही है कि आप पूरा चैप्टर रट के जाओ, पूरा चैप्टर अच्छे से रट के जाओ, मतलब कुछ भी आए कहीं से भी आए आप कर दो, है ना, तुरंत। बट इन केस अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मेरे पास तो उतना टाइम है ही नहीं, ठीक है, तो आप इन 2 फैमिली पे फोकस कर लो, आपका डेफिनेटली मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। देखो 16 क्वेश्चन टोटल आए हैं ना, अगर इन दोनों फैमिलीज को करके जा रहे हो, नाइट्रोजन फैमिली और हेलोजन फैमिली के, तो आपके 12 क्वेश्चन तो इन्हीं 2 टॉपिक से ही आए हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है इन 2 टॉपिक्स का वेटेज कितना है। तो वही है, अगर आपके पास टाइम है तो सारी फैमिलीज करके जाओ, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, नोबल गैस सारी करके जाओ। बट अगर टाइम कम है तो नाइट्रोजन और हेलोजन पे ही हम स्टिक करेंगे अपने आप को, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि नाइट्रोजन से ही क्वेश्चन आने वाला है ना। अगला है द DNF ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। द DNF ब्लॉक एलिमेंट में आज KMnO4 एंड Ka2Cr2O7, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दो रिएजेंट्स की सारी रिएक्शन, है ना, कि किस मीडियम में कैसा बिहेव करते हैं, इनके फॉर्मेशन कैसे होता है, हर एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स, आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, रेडियस का ट्रेंड क्या रहता है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं जनरली डी ब्लॉक से, है ना। और तीसरी चीज़ यार अगर आप F ब्लॉक छोड़ के जा रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन 11 में से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन F ब्लॉक से आए होंगे, है ना। तो F ब्लॉक छोड़ा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं। और क्वेश्चन भाई बहुत अजीब आते हैं F ब्लॉक से, है ना। तो मैं तो दोनों ही शिफ्ट में अपनी जनवरी और सितंबर वाली शिफ्ट में F ब्लॉक छोड़ के गया, तो लिटरली कह रहा हूँ दोनों में से किसी शिफ्ट में मेरे में क्वेश्चन नहीं आया,
है ना, और आएगा, मतलब बहुत रेयर चांसेस में एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो छोड़ सकते हो तुम एफ ब्लॉक को। तो यार अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। तो यार ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 2 क्वेश्चन दे रहा है ना, हर एक पेपर में आपको लगभग ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन देके जा रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में यार इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, एक तो पहला आपका नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर मैंने एकदम आखिरी में लिख रखा है, ठीक है यार, पेजेस लोड नहीं हो रखे है ना, पर तुम नॉमेनक्लेचर एकदम आखिरी पेज पे स्क्रॉल करोगे ना तो तुम्हें नॉमेनक्लेचर मिल जाएगा वहाँ पे, है ना, तो नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। अगली चीज यार इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और फैक और मर आइसोमेरिज्म, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, पूरा कर लोगे आइसोमेरिज्म कोई दिक्कत नहीं है ना, और भी टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा पूरा आइसोमेरिज्म अच्छे से कर लो, नॉमेनक्लेचर अच्छे से कर लो, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की यार मैंने यार ट्रिक लिख रखी है, अगर तुमने देखी हो कभी, ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होते तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना आएगा, ठीक है, 2 होते तो इतना आएगा, है ना, ये ट्रिक तुम यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें ये पता रहेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो वही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, हमें पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड में आता है। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है यार वो CFT है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो अगेन यार एक इंपॉर्टेंट चीज है और उसे कर लेना है ना। अब आते हैं यार अपनी ऑर्गेनिक पे, है ना, अब फाइनली अपनी ऑर्गेनिक ऑफिशियली शुरू हो गई अच्छे से, है ना, क्लास 12th वाली ऑर्गेनिक, है ना। अब यार देखो मैं कहने को तो कह दूं भाई सब कुछ कर लो अच्छे से ऑर्गेनिक में हर एक चीज़, बट मुझे पता है बहुत बच्चों के पास टाइम नहीं होता, बोलेंगे भैया आप बता दो हमें बेसिक क्या चीज़ें हैं जो हम मतलब कर लें ताकि यार हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए ऑर्गेनिक में। ऐसा नहीं कह रहा कि 8-10 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में, है ना, उसमें से यार हमारे कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बन जाए, है ना। तो देखो यार हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से मैं तो यही कहूँगा, ठीक है, कि जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है एनसीईआरटी में, है ना, जैसे आपका स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया, ये सारी आपको अच्छे से कर लेनी है ना। और बाकी यार एनसीईआरटी पूरी अच्छे से इसकी रट लो, है ना, कि सारी रिएक्शंस आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ रटोगे तो ज़्यादा फायदा है ना, थोड़ा अंडरस्टैंड करके रट लो कि भाई अच्छा ये चीज़ें हैं और ये रिएक्शन ऐसे से होती है, इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा हमें पता चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट ऐसे ही करो यार, है ना, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो तुम डिटेल में नहीं घुस सकते कि भैया अच्छा ये वो है ना। और बाकी यार SN1 SN2 मैं ऑलरेडी आपको उसमें बता ही चुका हूँ, किसमें, GOC में, है ना। तो SN1 SN2 E1 एंड E2 ही इसका बेस फॉर्म करती हैं सारी इस हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का, ठीक है। तो अगर आपने वो कर रखे हैं अच्छे से SN1 SN2 एंड E1 एंड E2 तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फाइनली यार अपने अगले चैप्टर की बात करते हैं जो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एनसीईआरटी में है ये चैप्टर, ठीक है। इसकी भी यार अच्छी खासी वेटेज है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन यार मैंने यहाँ पे लिख दी आपकी, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, ठीक है, जितने भी रिएजेंट एंड कैटलिस्ट हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे नोट्स के तुम पहले पेज को देखोगे ना ऑर्गेनिक वाले, तुम्हें सारे वहाँ पे मिल जाएंगे जितने भी रिएजेंट और कैटलिस्ट होते हैं, है ना। क्लीमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, टेस्ट टू डिफरेंशिएट, अब पूछोगे भैया कौन से टेस्ट, है ना, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, है ना, टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट, है ना, ये सारे टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टेस्ट टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन से, ये सारे टेस्ट आपको पता होने चाहिए, है ना। FeCl3 के साथ एक टेस्ट होता है, वो सारे टेस्ट आपको पता होने चाहिए, है ना। अगली चीज आती है यार एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर में अगेन यार मैं कहूँगा एनसीईआरटी से सारी चीजें पढ़ लेना, है ना, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो, है ना। एनसीईआरटी से जितने भी प्रिपरेशन मेथड होते हैं ना एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के, वो सारे आपको पता होने चाहिए कि अच्छा भाई एल्कोहल इस तरीके से बनता है, एनसीईआरटी में लिखा है ना। थोड़ी मैकेनिज्म देख लोगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, है ना। थोड़ा अगर क्वेश्चन मॉडिफाई होकर आता है मेंस में, ऑल तो बहुत कम ही मॉडिफाई होता है मेंस में, है ना। मेंस में क्या करते थे 2-3 स्टेप्स में रिएक्शन देते थे, है ना, एक स्टेप में कोई रिएजेंट यूज करा रहे हैं, अगले स्टेप में कोई रिएजेंट यूज करा रहे हैं ना। तो वही ये रिएजेंट वाला खेल है, अगर रिएजेंट अच्छे से पता है आपको, है ना, कि ये चीज़ ये करती तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हो जाएगा ऑर्गेनिक में, है ना। लूकास टेस्ट होता है इसमें एक, है ना, वो चीज़ देख लेना जिससे यार आपको ये पता चलता है कि अल्कोहल की डिग्री क्या है, अल्कोहल की डिग्री क्या है ना, तो कर लेना है चीज़, है ना। तो फाइनली यार अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि है अमीन्स, ठीक है। तो अमीन्स में मैंने अगेन यार सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन, कार्बाइल अमीन एंड हिंसबर्ग टेस्ट, है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो अमीन्स चैप्टर में है। और जो ये वाली चीज़ है यार, है ना, अरोमेटिक अमीन, यहाँ पे मैं एनिलीन की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें आपको एनिलीन की सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए, दैट्स इट, है ना। एनिलीन की जो रिएक्शंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फाइनली यार अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि है अपना बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में यार देखो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज कैसे फॉर्म होता है, ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, उसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, कायरल कार्बन कितने होते हैं, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए हमें, है ना, इन दोनों मोनोसैकेराइड्स के बारे में। अगली चीज़ है फाइंडिंग रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। फाइंडिंग रिड्यूसिंग शुगर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम रिड्यूसिंग शुगर फाइंड करते हैं, उसकी ट्रिक होती है, अगर तुम सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगी, है ना। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, एडवांस में भी पूछे जाते हैं, तो दोनों जगह आपको काम आएगा, है ना। अगली चीज़ है प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स की जब हम पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब उनको
हाइड्रोलाइज करते हैं, पानी से हम H2O डालते हैं, तो बेसिकली वो किस किस मोनोसेक्राइड में टूटते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यार आपका सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज में टूटता है, अगला आपका हो गया माल्टोस, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज में टूटता है शायद, है ना। तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार जो आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज होने पे किस में ब्रेक डाउन होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज़ अमीनो एसिड्स, ठीक है, जितने भी अमीनो एसिड है उनका नेम एंड स्ट्रक्चर, है ना। तो मेरे शॉर्ट नोट्स देखोगे तुम्हें हर एक चीज़ मिल जाएगी, है ना। टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी टेस्ट होते हैं ना, ब्यूरेट टेस्ट हो गया आपका, है ना, बाकी और भी मॉलिस टेस्ट होते हैं, ब्यूरेट टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो देख लेना एक बार, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनसे, है ना। और ज्यूट्रायन के बारे में जान लेना, ज्यूट्रायन क्या होता है और उसका पीएच कैसे, पी के वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। अगले चैप्टर पे चलते हैं, पॉलीमर्स। यार बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, अगेन यार एक वैसा ही चैप्टर है जिसे इस साल कुर्बानी दी गई है, बट कर सकते हो तुम, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है तो कर लेना, प्लीज़ कर लेना, ठीक है। अगर लकी रहे तो क्वेश्चन आया बड़े आराम से होगा, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें एनसीईआरटी तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी काम आ जाएगा और और जेईई मेंस में तो काम आएगा ही आएगा, है ना। तो पॉलीमर्स कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगली चीज़ यार आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें यार जो चीज़ मतलब मैंने देखा है एनटी ने 2-3 बार पूछ चुकी है, वो है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। वो स्ट्रक्चर दे देते हैं और नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछ लेते हैं ना, या स्ट्रक्चर नहीं भी देते तो भी नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछ लेते हैं। तुम मेरे नोट्स देखोगे ना तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सारे नंबर ऑफ कायरल कार्बन, मॉर्फिन में 5, हीरोइन में 5, पेंसिलिन में 3, है ना। तो मैंने लिख दिए हैं, इनकी मैंने अलग से लिस्ट बना दी थी इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था। और मेरे शिफ्ट में गैस करो आया भी वही चीज़ थी, है ना, मेरे शिफ्ट में आई थी, मेरे से एक पहले शिफ्ट में आई थी, है ना। वो चीज़ आ चुकी 2-3 बार आ चुकी है ये चीज़, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा था वो है आपका यार इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कर लेना, है ना, छोड़ के मत जाना। अगली चीज़ है एग्जांपल ऑफ ड्रग्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, है ना। जितने भी आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं और जितने भी आपके ड्रग्स होते हैं उन सब के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अच्छा भाई, है ना, ये आपकी एंटासिड के एग्जाम्पल ही हो गए, है ना। तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स का यहाँ पे आपको रेफरेंस दिया, खुद के भी बना सकते हो आप, ऐसा नहीं कि मेरे ही यूज़ करना आपको। मैं तो हर वीडियो में ये रिकमेंड करता हूँ भाई खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। और बाकी यार आपके जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, है ना, एस्पार्टेम, सैक्रेन, एलिटेम, इनके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट यार। फाइनली यार हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट, है ना। होप सो यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, है ना। सो फाइनली यार अपनी वीडियो हो गई है ख़त्म, है ना। तो होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी यार, क्योंकि मैंने बहुत इसमें रिसर्च किया ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के आके बना दिया ना, बहुत इसमें मेहनत लगी यार। लगभग 2 दिन से मैं सारी स्लाइड्स तैयार कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था भाई पहले कौन से चैप्टर में डालना है, कौन से चैप्टर को नहीं डालना है, ठीक है। अगली चीज़ यार लाइक कर देना अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तब तक यार मिलते हैं अगले वीडियो में। फोड़ते रहो, मचाते रहो, बहुत कम समय बचा है भाई। अब अपने प्रो मोड में आ जाओ, अल्फा मोड में आ जाओ भाई, अब ढंग से फोड़ना है ना। दैट्स इट, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो।